गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें हम अपना यूनिट 1 कर रहे हैं। हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ये टॉपिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। हम उसके अलग अलग बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर हम उसकी सब डिविजन्स भी स्टडी करेंगे। So first of all, in connection with contracts, there are 4 types of classifications. The type of contract in contract law are as follows. First, इसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकती है? On the basis of formation, कि जैसे ये बने हैं उन बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। Second is on the basis of nature of consideration, कि consideration की nature क्या है उस accordingly consideration हमने स्टडी किया। Consideration means any amount that is paid on behalf of the giving services या taken means give or take जो भी हमारा प्रोसेस होता है कंसिडरेशन वो होती है एक वैल्यू किसी भी अमाउंट की गुड की किसी भी तरीके की जिसके बिहाफ पर हम कोई काम करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूटेड है उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो हम अपना फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का टाइप है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तीनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो बस आपको ये 3 पार्ट्स ही एक्सप्लेन कर रहे हैं विद एग्जांपल्स, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हम फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर देयर इज एक्सप्रेशन और कन्वर्सेशन आर कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जहां पर हम अपनी एक्सप्रेशन या अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड है, सबको पता है कि किसने कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, प्रॉपर्ली एक्सप्रेस्ड है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, A has offered to sell his house for ₹80 lakh and B has given acceptance. It is express contract कि इसमें सब चीजें प्रॉपर्ली मेंशन है। ये भी पता है कि A ने अपनी विलिंगनेस जाहिर की है कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूँ। वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट, सर्टेन अमाउंट है जो वो 80 लाख की उसने कोट की है कि मैं इस अमाउंट पर सेल करना चाहता हूँ। और जो बी है, जो दूसरी पार्टी है, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जब हमने दोनों पार्टीज ने ही अपनी विलिंगनेस जाहिर की है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारे सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर देयर इज नो एक्सप्रेशन बट constituting by act and conduct of the parties are called implied contracts। कि वहां पर हम एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, बट हमारे एक्शंस इस तरीके से हैं कि हाँ हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल आई थिंक दिया है लास्ट में आपको, लास्ट लेक्चर्स में कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो ये इम्प्लाइड है कि आप उसका बिल भी पे करेंगे। अगर आप बस में मतलब कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसकी टिकट भी जब खरीदेंगे तो उसके लिए भी पे जरूर करेंगे। इट्स इम्प्लाइड। इसके लिए कोई रिटर्न आपको एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, किसी को आकर आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी मूवी देखने जा रहे हो तो आपको टिकट बाय करनी ही पड़ेगी। इट्स इम्प्लाइड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जहां पे हमारे एक्शंस ये शो करते हैं दैट वी आर विलिंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और वी आर विलिंग टू रेंडर सर्विस और टेक अ सर्विस, तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इम्प्लाइड। जो हमारे एक्शन से या हमारे जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है उससे जब ये जाहिर हो जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, तो ये हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। Sitting in a bus can be taken as example to implied contract between passenger and the owner of the bus। ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है हमारी। A offers to buy B's bike for ₹14,000 and B accepts the offer by sending the bike itself। Here A's offer is expressed in words and B's acceptance is implied from his conduct। बी ने उसे कुछ वर्ड ऑफ माउथ नहीं, मतलब अपने मुंह से कुछ नहीं उसे बताया, लेकिन अपनी बाइक सेंड कर दी। ए ने ऑफर किया कि मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ 14,000 रुपीज में, और बी ने रिप्लाई में अपनी बाइक उसके घर सेंड कर दी। तो मतलब उसने चाहे बोला नहीं है अपने मुंह से, लेकिन अब उसके एक्शन ये शो कर रहे हैं दैट ही इज रेडी टू
14,000 टू A। तो यानी ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है जिसमें A और B में कोई रिटर्न पहले से एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक ने विलिंगनेस जाहिर की और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर मतलब किसी उसे कम्युनिकेट इस तरीके से किया कि अपने एक्शन के थ्रू। तो यानी जहां पर हम अपने एक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं दैट वी आर एक्सेप्टेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और वी हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड हमारा जो टाइप है वो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट there will be no offer and acceptance, so actually there will be no contractual relationship between the partners. Such a contract which is created by virtue of law is called quasi contract। means जहां पर ना कोई पार्टी ऑफर कर रही है ना ही कोई पार्टी जाकर उसे एक्सेप्ट कर रही है, बट बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ आप में कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपने आप हो जाते हो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अपने आप में भी एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चन हमारे जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम कोई पर्टिकुलर ऑफर या पर्टिकुलर कोई पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं करता है, चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड, लेकिन कुछ लॉ जो किसी भी तरीके का लॉ है वो अपने आप ही उस सर्कमस्टांसेस में इन्वेल हो जाता है कि आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो, तो उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 68 to 72 of Contract Act read about the situations under where court can create quasi contract। सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन है ये हमारे, इसके अंदर जितने भी हमारे टर्म्स है सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72 ये जो 5 हमारे हैं, उसमें जो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें जो कोर्ट है अपने आप जो एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज कर देता है दोनों पार्टीज के ऊपर, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो वो है हमारे सेक्शन 68 में है व्हेन नेसेसिटीज आर सप्लाइड, कि किसी कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है लेकिन किसी पर्सन ने मॉरल ड्यूटी के तौर पर या अपनी मतलब दिल से किसी के लिए कोई नेसेसरीज सप्लाई की है एट द उसकी नीड के टाइम पर, तो वो उस टाइम पर अपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपने आप ही हो जाएगा, लॉ अपने आप उसे इम्पोज कर देगा कि आपको जो आपने नेसेसरीज सप्लाई की है, नेसेसरीज क्लैरिफाई होना चाहिए, नेसेसरीज में सिर्फ नेसेसिटी की चीजें आनी चाहिए, उसकी लग्जरी आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। मींस नेसेसरी में अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप क्लियर मतलब क्लेम कर सकते हैं क्यों जो नेसेसरीज में आ रही है। लेकिन नेसेसरी में हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लग्जरी आइटम्स होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी की बाइबल किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि इसने इस टाइम इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप बाद में से क्लेम करना चाहें जो भी उसके मतलब जिनके अंडर में है, जो उसके गार्डियंस वगैरह हैं, तो आप बाद में से क्लेम कर सकते हैं इन सिचुएशंस में। सेक्शन 69 में है व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ वन पर्सन आर पेड बाय अनदर पर्सन, कि किसी टाइम पर एक पर्सन के एक्सपेंस दूसरे पर्सन ने पे कर दिए। फॉर एग्जांपल आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका पर्स आप घर पे भूल गए हैं, आपके को पैसेंजर ने जो डेली आपके साथ ट्रेवल करता है उसने आपके बस की टिकट बाय कर ली है, तो ये है कि मतलब आप उसे अगले दिन देंगे, ये नहीं कि उसने मतलब आपको बस फ्री में आज आपको ट्रैवल करवा दिया, ऐसा नहीं है। अगर वो आप उसे पे नहीं करते हो तो बाद में वो क्लेम भी कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे आउट ऑफ ड्यूटी मैंने तुम्हारे एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू मी। फिर सेक्शन 70 में है व्हेन वन पार्टी इज बेनिफिटेड बाय एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्टी, कि जब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि एक पार्टी कुछ ऐसा काम करते हैं कि दूसरे पार्टी को अपने आप को उस चीज से बेनिफिट मिल जाता है, उस केस में भी जो पर्सन की जिस पर्सन ने कुछ काम किया होता है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की होती है जिससे दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो, तो वो उस बेनिफिशियल पर्सन से क्लेम वो है गेन कर सकती है। फिर 71 में है इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट टूल्स, कि अगर किसी ने किसी का खोया हुआ सामान ढूंढा है और उसे पूरी मेहनत कर वापस लौटाया है उसके पास, तो उस केस में भी वो चार्जेस जो है अगर उसने कोई एक्सपेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब किए हैं उस चीज को वापस ओनर तक पहुंचाने के लिए, तो आप उससे वापस क्लेम कर सकते हैं। 72 में है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय मिस्टेक और गुड्स आर डिलीवर्ड बाय मिस्टेक,
फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर दिया है या वैसे कोई ऑर्डर दिया है और किसी और पर्सन के पास पहुंच जाता है और वो उसे यूज भी कर लेता है, तो उसकी भी ड्यूटी है कि वो आपको मतलब उस पर्सन को पे बैक करे या आपको पे बैक करे कि उसने आपकी सर्विसेज यूज कर ली है, चाहे वो बाय मिस्टेक ही चला गया हो, लेकिन उसे बाद में वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कहेगा मैंने तो मंगवाया नहीं था और मैंने तो एंजॉय भी कर लिया उस चीज को, अब मैं पेमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट ये कहेगा कि उसे वो चीज पे करनी पड़ेगी क्योंकि बाय मिस्टेक ये काम हुआ है और आपने उस चीज को यूज भी किया है, तो इसलिए आपको उसकी पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी अगर गुड्स गलती से किसी और जगह पे डिलीवर हो जाती है। फिर है इस केस में एक एग्जांपल भी है, द लीडिंग केस ऑन दिस ओकेजन इज चॉवल वर्सेस कूपर। यहाँ पे हमारा चॉवल वर्सेस कूपर का एक केस है जो है, इन दिस केस एज हस्बैंड बिकम्स नो मोर, शी इज वेरी पुअर एंड देयरफॉर नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग इवन कॉस्ट ऑफ क्रिमेशन, बी वन ऑफ हर रिलेटिव्स अंडरस्टैंड हर पोजीशन एंड spends his own money for cremation. It is done so without A's request. Afterwards, B claims his amount from A, where A refuses to pay. Here, court applies Section 68 and creates a quasi contract between them. इसमें क्या हुआ कि ए के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो इतनी पुअर थी कि वो उसके क्रीमेशन के चार्जेस भी पे नहीं कर पा रही थी, तो बी ने जो उसका एक रिलेटिव है उसने वो एक्सपेंसेस पे कर दिए, लेकिन ए की उससे बात किए बिना, और बाद में उसने ए से वो क्लेम किए। ए ने उसे मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है उसने उस टाइम पर आपकी हेल्प की है उस चीज को करने के लिए, वो एक नेसेसरी चीज थी, क्रिमेशन चार्जेस देना नेसेसरी थी और उसने आपकी नेसेसिटी की पूर्ति की है, इसलिए आपने अपने आप ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया था और आपको बाद में उसे रिटर्न बैक करने पड़ेंगे बी को पैसे जो उसने आपके हस्बैंड के क्रीमेशन पे लगाए थे। क्रीमेशन यानी जो आपका अंतिम संस्कार की जो रस्में होती हैं या जो भी होता है, दफनाना या फिर जलाना जो भी होता है, तो उसमें उसने जो चार्जेस पे किए हैं वो बाद में ए से क्लेम कर सकता है। उसके बाद हमारे सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंसिडरेशन के बेसिस पे हमारे जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम उसकी नेचर ऑफ कंसिडरेशन लें तो उसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, या तो बायलैटरल या यूनिलैटरल। बायलैटरल यानी दोनों पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व हो, यूनिलैटरल यानी जिसमें सिर्फ एक पार्टी ने कुछ ना कुछ दिया हो। फिर है बायलैटरल में इफ कंसिडरेशन इन बोथ डायरेक्शंस आर टू बी moved after the contract, it is called bilateral contract। कि अगर कंसिडरेशंस जो है दोनों पार्टीज ने ही जो कंसिडरेशन डिसाइडेड थी वो अपनी अपनी एग्जीक्यूट कर दी है, तो वो हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन 1st January, अकॉर्डिंग टू विच एक्स हैज टू डिलीवर गुड्स टू वाई ऑन 3rd January एंड वाई हैज टू पे अमाउंट ऑन 3rd January। इट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कि 3rd January को 1st January को दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं एक्स और वाई, और एक्स ने कहा है कि मैं 3rd January को तुम्हें गुड्स डिलीवर कर दूंगा और वाई ने बोला है कि मैं 3rd January को तुम्हें उसकी पेमेंट दे दूंगा। तो दोनों ने ही जो कंसिडरेशन है वो एक सर्टेन डेट पे डिसाइड कर ली है, दोनों की ड्यूटीज 3rd January को जब परफॉर्म हो जाती है तो हमारा वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद हमारा जो आ रहा है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। If consideration is to be moved in one direction only after the contract, it is called unilateral contract। It means अगर सिर्फ consideration सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होनी है तो वो हमारा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साइड से मूव हो चुकी है एंड वन साइड से अभी मूव होनी बाकी है। इसमें एग्जांपल है हमारा A has lost his purse and B is its finder। Thereafter B searches for A and hands it over to A। Then A offers to pay ₹1,000 to B, to which B gives his acceptance। Here after the contract consideration moves from A to B only, it is unilateral contract। It means कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, सारा काम होने के बाद ये चीज हुई, मतलब ए का पर्स गुम गया था, बी ने उसे ढूंढा और उसे रिटर्न किया, फिर बाद में ए ने उसे ऑफर किया कि मैं तुम्हें उसके 1000 रुपीज एज ए रिवॉर्ड या एज अ थैंक्स तुम्हें देना चाहती हूँ, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कंप्लीट हो गया, जो लॉस का फाइनल गुड्स का वो तो उसने उसे पहुंचा दी है, बाद में उसने वो चीज उसे बोली और उसने एक्सेप्ट किया, तो ए के पार्ट से वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने ही चीज वो ऑफर की, देन आफ्टरवर्ड्स बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो हमारा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कंसिडरेशन है जो सिर्फ ए से बी की तरफ
ढूंढकर उसे दिया था। बी ने अपनी कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी है उसके अंदर, बस उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें इस केस में क्या है, कंसिडरेशन अगर सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करे तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर बोथ डायरेक्शन में मूव करे तो हमारा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम बस इतना ही कर रहे हैं क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ हमारा जो थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टिल देन आप अपने फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है क्लासिफिकेशन की अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से आपको शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, तो किसी भी तरीके का आपको आ सकता है। तो आप उसे एक बार अच्छी तरीके से जरूर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।